रोटेशन ऑन कर लो भाई अपने फोन का आप लोग। विजिबल है ना प्रॉपर? बोर्ड विजिबल है बच्चों? यस सर। हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट सीख रहे थे। इस पर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 21 तो आप लोगों ने कर लिए होंगे एनसीईआरटी से। दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ लिमिट एंड नाउ वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। बहुत ध्यान से देखो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड।
बेटा आपने ट्राई कर लिया. I have already given the solution on your screen. You can check it. Let me explain it for you. देखो मैंने कल बताया था आपको कि जो हम शेप्स देखते हैं, रेगुलर शेप्स है हमारे पास, क्यूब, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके लिए हमें याद रखना होगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है. तो हमारे पास दो रेक्टेंगल है यहाँ पर, ओवरऑल कॉम्बिनेशन टी शेप्ड है, पर ये दो रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है और इसको बोल रहे हैं हम यूनिफॉर्म लेमिना है, यूनिफॉर्म शीट से बना हुआ है. तो अगर ये यूनिफॉर्म शीट से मैन्युफैक्चर किया गया है तो क्या होगा, इसके हमने एज्यूम कर लिया कि इसका यूनिट एरिया का मास कितना है, कैपिटल एम है. और यूनिट एरिया का मास अगर कैपिटल एम है तो इसका टोटल एरिया क्या है, अपर वाली शीट का 8 लेंथ 2 विड्थ मींस 16 एरिया हो गया इसका, तो इसका मास हो गया 16 है. सिमिलरली इसकी विड्थ है 2, नीचे वाले रेक्टेंगल की 2 और लेंथ है 6, तो इसका एरिया हो गया 12, तो इसका मास हो गया 12 एम. राइट. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेस्पेक्टिव लेमिनास. तो जो फर्स्ट वाला है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वी नो इसका सेंटर ऑफ मास इसके रेक्टेंगल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा, मतलब सेंटर पर ही होगा जो इसका सेंटर है. और इसका सेंटर कहाँ होगा, अगर आप इसको O को ओरिजिन मान रहे हैं तो इससे 1 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि 0,-1 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए. सिमिलरली अगर मैं बी वाले लेमिना की बात करता हूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे, जो कि अगर इसकी विड्थ 6 है तो ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर में होगा यहाँ से. तो 3 ये और 2 ऊपर की विड्थ टोटल कितने हो गए, 5, मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स हो गए -5. Now you know the mass and center of mass of both of the laminas. Use the formula m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2, and you will get your answer. Right. So the coordinates of center of mass are 0, -2.71. समझ में आया? Yes, sir. Okay. So आज हम देखते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अपने n पार्टिकल्स की बात करते हैं, सीधे 2 और 3 के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली n पार्टिकल के लिए बात करते हैं. तो जानते हैं n पार्टिकल के लिए हमने कल प्रूव किया था सेंटर ऑफ मास पोजीशन क्या होती है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस mn Dot. rn Mn. वेक्टर. Mn. राइट. और नीचे जो आता है डिनोमिनेटर में वो क्या आता है, m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn मीन्स द सम ऑफ ऑल द मासेस. राइट. I can write the denominator as capital M. अगर हम एज्यूम कर लें कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है, कैपिटल एम है, तो एक मिनट बेटा. हेलो, हाँ बताइए जी, इतना स्पष्ट पढ़ा रहा था, बताइए बताइए, कोई काम? यस बेटा. तो हम नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है हमारा, इसको हम कैपिटल एम लिख सकते हैं. राइट. अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ मास क्या है, वो टोटल मास क्या है सिस्टम का, कैपिटल एम है. नाउ हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के मोशन की, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी.
तो हम जानते हैं किसी भी पार्टिकल का अगर पोजीशन हमको पता है, पोजीशन वेक्टर पता है, हाँ, और हम इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं किसको, पोजीशन वेक्टर को, राइट। तो ऐसे ही हम सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। दैट मींस velocity vector of center of mass will be dr vector upon dt. In that case, it will be m1 is constant. We have to apply differentiation for each term of the center of mass, position of center of mass. Then it will be dr vector upon dt plus m2 dr2 vector upon dt mn dr n vector upon dt upon capital M, right? समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके। Yes, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया हमारे पास, देखो ये जो dr1 वेक्टर अपॉन dt है, dr2 वेक्टर अपॉन dt या drn वेक्टर अपॉन dt, ये क्या है, रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स की वेलोसिटीज है। पार्टिकल 1 की वेलोसिटी dr1 अपॉन dt, पार्टिकल 2 की वेलोसिटी, सो वी कैन राइट इट m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डॉट डॉट mn vn वेक्टर, कैपिटल M। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमें मिल जाएगी, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो इट विल बी कैपिटल M इंटू VCM, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर MN VN वेक्टर, राइट। देखो ये क्या है, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, एंड सेंटर ऑफ मास क्या है, वो पॉइंट जहां पर सारा मास एक्ट कर रहा है। तो अगर हम उस पॉइंट की वेलोसिटी और उस पॉइंट पर जो मास एक्ट कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलेगा, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। इट मींस आप देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम मिल रहा है हमको, और ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल द मोमेंटम्स ऑफ ईच पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मींस p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस 3p3 वेक्टर डॉट 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 pn वेक्टर। अगर एक सिस्टम n पार्टिकल से मिलकर के बन रहा है, it is constituting n particles, then the sum of momentum of all the particles will give you the momentum of center of mass, और आपने ये प्रूव किया हुआ है। कैन यू सी इट? इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then see, now we know the equation of center of mass, velocity of center of mass, this one. So see, अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, if we differentiate this equation again, means then it will be m1 differentiation of v1 vector upon dt plus differentiation of v2 vector upon dt, and at last
सॉरी, m2 dv2 vector upon dt and mn dvn vector upon dt upon capital M, राइट। सो बेटा फिर आप अगेन किसी भी वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, आपको पता है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? एनीवन? डिस्प्लेसमेंट। ओहो, किसने बताया ये? हु इज द गर्ल? अनामिका। आप डिफरेंशिएट आपको सर मैं एक्सेलरेशन, नहीं राइट? थी कौन था फिर? ओके, सर, चलिए कोई खुशी शायद। खुशी ज्यादा खुश हो गई इसलिए बोल दिया। चलिए नो प्रॉब्लम। देखो तो यहाँ पर जब भी वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में हमने वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट किया, देन वी विल गेट acceleration of center of mass, and that will be c respective differentiation of velocities, means it will be acceleration of first particle, it will be acceleration of second particle, and similarly for the last particle upon capital M। और यहां से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल करके आता है, अगर आप इस मास को यहां मल्टीप्लाई कर दो वंस अगेन तो यू विल गेट mass into center of total mass into acceleration of center of mass, that will be equal to right। और आप देखिए m into a, that is force, so net force on the system is this। पूरे सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स, वो कहाँ एक्ट कर रहा है? आप देखिए सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है। जब शुरुआत में मैंने इस टॉपिक की स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था अगर आप एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसमें आप केवल उसके सेंटर ऑफ मास की स्टडी कर लें तो आप ऑटोमेटिकली पूरे सिस्टम की स्टडी कर लेते हैं। वही चीज हम यहाँ पर प्रूव भी कर रहे हैं कि हमने देखा कि जब हमने सारे पार्टिकल्स का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करके चले आ रहे थे, सेंटर ऑफ मास का डिफरेंशिएशन करते हुए आए, तो हमें क्या मिला? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। मिल रहा है नहीं मिल रहा है हमको? जो टू डॉट 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 एफ एन, सारे फोर्सेस हम कहा मिल रहा है हमको? एट सेंटर ऑफ मास। सो अगर एक पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स एन पार्टिकल सिस्टम है और हर पार्टिकल पे इंडिविजुअल कुछ फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3 Fn, अलग अलग लग रहे हैं, डायरेक्शंस भी अलग अलग हैं बिकॉज वी आर टेकिंग वेक्टर्स हियर, तब भी ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? उसके सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लग रहा है, आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, आप क्या करते हैं? ब्लॉक लेते हैं और फोर्स बनाते हैं इस तरह से, mg यहाँ एक्ट कर रहा है जबकि मासेस तो पार्टिकल यहाँ भी है। याद आ रहा है आपको? अब जब फ्रिक्शन के क्वेश्चन करते हैं तो ब्लॉक लेते हैं, ब्लॉक को मूव कराते हैं, यहाँ फोर्स लग रहा है, ब्लॉक का mg नीचे लग रहा है, रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, सारे आप सेंटर ऑफ मास से ही पास कराते हैं। जबकि पूरा ओवरऑल ब्लॉक तो कई सारे पार्टिकल से कॉन्स्टिट्यूट बना हुआ है, तो सारे पार्टिकल्स अपना अपना वेट शो कर रहे होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं? हम ओवरऑल उसके सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास मान के चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। हम इंडिविजुअल एक पार्टिकल की बात नहीं करते हैं। तो वो चीज हमने यहाँ प्रूव कर दी
जो हमने पहले किया वो सही था, वो गलत नहीं था। ये बात समझ में आ रही है आपको? बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड दोज बॉडीज एज रिजिड बॉडीज, वो ब्लॉक्स रिजिड थे, राइट? एनी डाउट बेटा? बोलिए। No, sir. ओके, तो आपका सेंटर ऑफ मास टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। कुछ एग्जांपल्स में आपको एक और अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन का। आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, राइट? और अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था क्या प्रोजेक्टाइल? सर मैंने ही पढ़ाया था आपको प्रोजेक्टाइल। ये इसका पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का, याद है आपको? अब अगर सपोज करो Yes, ये एक sir. ऐसा पार्टिकल, अगर एक ऐसा पार्टिकल है जो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक तो आया, इस पॉइंट पर आया, और आफ्टर दिस पॉइंट इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट इसका इधर चला गया और सेकंड पार्ट इधर चला गया। बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। अगर ये दो इस पार्टिकल के, बड़े पार्टिकल के दो पार्ट हो गए, एक पार्टिकल यहाँ चला गया, एक पार्ट यहाँ चला गया, लेकिन तब भी उस केस में भी तो इसका सेंटर ऑफ मास था वो यही मिलेगा आपको, इसी पाथ में, वो अलग नहीं होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास अभी भी कहाँ होगा? प्रोजेक्टाइल में ही होगा, जबकि ये दोनों अलग अलग मूव करने लग गए। किसी भी रिस्पेक्टिव पोजीशन में निकालें, इस पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा। आगे बढ़ गए यहाँ पर तो हमें यहाँ मिल जाएगा, राइट? अगर पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, तो हमें यहाँ मिलेगा। इस तरह से सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहाँ होगा? ऑलवेज ऑन द सेम पाथ, even if the particle has been divided into two parts, the respective position of center of mass will not change at all, because the initial force was applied on the body, and that body has its center of mass same always up to the motion ends, right? तो ये बात, सेंटर ऑफ मास बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में, बिकॉज आप देख सकते हैं कि बाद में भी जबकि वो ब्रेक हो गया टू पार्ट्स में, स्टिल इट इज शोइंग द एग्जैक्ट पाथ एज इट वाज स्टिल कंबाइंड, इट इज नॉट ब्रोकन येट। सेंटर ऑफ मास अभी भी वही पाथ शो कर रहा है जैसे अभी भी क्या है, ये कंबाइंड है, टूटा ही नहीं था, ब्रेक ही नहीं हुआ था। समझ में आया आपको? तो सेंटर ऑफ मास, Yes. इसीलिए हम सारे अपनी स्टडीज में क्या करते हैं, सारी बॉडीज के जितने भी फोर्स अप्लाई करते हैं सब सेंटर ऑफ मास में अप्लाई करते हैं। जबकि बॉडी काफी हैवी हो सकती है, एक ब्लॉक है, बड़ा सा ब्लॉक है, फिर भी हम क्या करते हैं, नेट फोर्स यहीं अप्लाई करते हैं, उसका वेट यहीं अप्लाई करते हैं, किसी अदर पॉइंट में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? दैट इज द रीजन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मोशन ही ओवरऑल बॉडी का मोशन डिफाइन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस इज, दिमाग से निकल रहा है मुझे, दिमाग से निकल गया मेरे, क्या था? यस, एक और एग्जांपल है आपके लिए सेंटर ऑफ मास का। आप चेयर पर बैठते हैं और अगर आप अपने पैरों को 90 डिग्री एंगल पे बेंड करके रखें, मतलब आपके जो घुटने हैं नीच से आप अपने लेग्स को और थाइस को 90 डिग्री पर मेंटेन रखें, और चेयर से उठना चाहें, तो आप बिना बेंड हुए नहीं उठ सकते हैं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर बैठे हुए। आप अगर अपने पैरों को 90 डिग्री बेंड किए हुए हैं और स्ट्रेट आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, तो आप ट्राई करके देखिए, आप उठ नहीं पाएंगे सीधे, आपको अपनी बैक को झुकाना पड़ेगा, मतलब आपको झुकना ही पड़ेगा खड़े होने के लिए, आप खड़े नहीं हो सकते हैं।
90 डिग्री पर रखे हुए, जब तक आप अपने पैरों को या तो चेयर के अंदर ना करें या अपने आगे की तरफ बेंड ना हो। ये भी, इसका रीजन भी सेंटर ऑफ मास ही है। जिस समय आप 90 डिग्री पे बैठे होते हैं तो उस समय 90 डिग्री पर आपके लेग्स होते हैं, उस समय आपके जो पैरों का सेंटर ऑफ मास है और जो अपर पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास है, वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा होता, एक ही लाइन में नहीं होता। और जब एक लाइन में नहीं होता तो फिर हमें सीधे उठना पॉसिबल नहीं होता। फिर हमें क्या करना पड़ता है, बेंड करते हैं, या पैरों को अंदर बेंड करते हैं या खुद को आगे बेंड करते हैं, जिससे क्या करें, दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन में आ जाए और फिर आसानी से होल बॉडी क्या हो सके, लिफ्ट हो सके। ये कुछ एग्जाम्पल हैं सेंटर ऑफ मास के जो आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो बेटा ये टॉपिक आपका सेंटर ऑफ मास यही फिनिश होता है। बिफोर दैट आई एम पोस्टिंग सम क्वेश्चंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, so you have to solve them right now. उसके बाद आप कल, आपकी क्लास है तो आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं, और कल से मैं आपको स्कूल में अवेलेबल हो जाऊंगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे पहले, तो कल से मैं आपको बांदा में ही मिलूंगा। तो आपके कोई डाउट्स हैं अगर आप, तो स्कूल में पूछ सकते हैं, या कोई और भी तरीका हो तो उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जी सर। यस, सेंटर ऑफ मास। Question number 8. Solve it. Let me zoom it for you. Question number 8, you can see. सर आप बोल दीजिए मेरे। विजिबल नहीं हो रहा है? नो सर, मेरे में नहीं हो रहा। स्क्रीन ही विजिबल नहीं है। ओके, लेट मी शेयर इट ऑन पेंट। अभी विजिबल है? नो सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरी? नो सर। सर मेरा नेट धीमा है ना। दिख रहा है सर। नेट धीमा है। आई होप इट इज विजिबल टू यू नाउ। मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन एक बार। 4 particles of masses m1 equals to m1 kg, m2 equals to 2 kg, m3 equals to 3 kg, and m4 equals to 4 kg are located at the corners of rectangle. Longer side is A, smaller side is B. Locate the position of center of mass. Got it? 4 masses हैं, 1 2 3 4 kg, एक रेक्टेंगल कॉर्नर पर रखे हैं, और रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड का जो साइड लेंथ दी है वो A है, स्मॉलर साइड B है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ट्राई करिए इसको।
हुआ बेटा किसी से? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। See, let me solve it for you. वो दिस इज रेक्टेंगल, इसकी लॉन्गर साइड बोल रहा है कि ए है, तो हमने ए जूम कर लिया, और स्मॉलर साइड क्या है, बी है। हमारे मासेस कह रहा है कि एक कॉर्नर पर रखा है 1, दूसरे में 2, थर्ड में 3 एंड फोर्थ में 4। ये मास रखे हुए हैं यहाँ पर। सो फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो क्या करना है हमको, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में। आप सिंपली इसको एज्यूम कर लीजिए, कॉर्नर ए को, फर्स्ट कॉर्नर को एज्यूम कर लें कि ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। तो दिस कोऑर्डिनेट विल बी 0, 0। देन what will be the coordinates of this point? It will be a, 0. Now coordinates of this point a, b, and this point 0, b. Now you know the coordinates and mass both of each particle. Then simply use x coordinate of center of mass will be m1 x1 plus m2 x2. So I am giving solving it directly. m1 x1 will be 0 because x coordinate is 0 for first mass. For second mass it will be 2a. For third mass it will be 3a. For fourth mass it will be again 0, या इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, अपॉन टोटल मास 4 plus 3 plus 2 plus 1, that will be 5a upon 10, a by 2. Y of center of mass will be, again solve m1 y1, that will be 0, m2 y2 again 0, m3 y3, that will be 3b plus 4b, m4 y4 upon 4 plus 3 plus 2 plus 1, that will be 7b upon 10. It means 0.7b. So what will be your answer? The center of mass will be at 0.5a, 0.7b. राइट? तो इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। समझ में आया आपको बेटा? Yes, sir. Okay. See some other question. Question number 6. Try it. I'm repeating it. If a man of mass capital M, if a man of mass capital M jumps to the ground from a height h, and his center of mass moves a distance x in time taken by him to hit the ground, so that the average force acting on him is mgh by x. I repeat the question. If a man of mass capital M jumps to the ground from a height capital